तो हम खाना खाते हैं, एक मील खाते हैं, तो उसके बाद वो खाने के साथ क्या होता है और कौन से हार्मोन्स ऊपर आते हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं? तो जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम एक तो इंसुलिन निकलती है, ठीक है, और ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन कम होती है, और इंसुलिन जो है वो शुगर को बढ़ने नहीं देती हमारी बॉडी में। कुछ और हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं जो कि गट की तरफ से होते हैं, और वो हमारी फिर एपिटाइट को सप्रेस करते हैं, ठीक है, और ताकि हम मज़ीद ज़्यादा एक्स्ट्रा ना खाएं। तो एक वो बॉडी का आपके अंदर एक वेट का एक लेवल होता है कि इससे वेट बढ़े नहीं, ठीक है ना। तो जब आपका वेट उससे ज़्यादा होना शुरू होता है तो आपकी एपिटाइट कम हो जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी उतना ही खाने खाते रहें जितने आप पहले खाते थे तो ऑफ कोर्स फिर आप वेट गेन करते जाएंगे। जब इंसुलिन की कमी या इंसुलिन जहाँ पर जाके लगनी है उसमें रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है। ग्लूकागॉन जो है ना वो हमारी शुगर बढ़ाता है, वो फास्टिंग में जब हम कुछ ना खाएं तब वो हमारे फैट सेल्स में से वो उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और हमारी शुगर को लो नहीं होने देता। यही वजह है कि हम रोज़े में फेंट नहीं करते, हाइपो में नहीं जाते, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। जो आपकी बड़ी स्पेशलिटी है, बहुत बड़ी, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है डायबिटीज़, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 अभी तक बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज होते हैं। जो पेशेंट्स हैं उनकी एज काफ़ी होती है, तो उसमें बाद दफ़ा ऐसे भी देखा गया कि पेशेंट ने किसी दोस्त से कोई दवाई पूछी, घर में कोई बड़ा भाई खा रहा था, वो खाने शुरू कर दी, और बड़े गलत तरीके के इलाज भी उसने अपना इलाज शुरू कर दिया। बड़ों में भी टाइप 1 या ऑटोइम्यून डायबिटीज़ हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो जो पहले कट ऑफ्स थे ना कि 40 से ऊपर टाइप 2 है और 40 से नीचे और 20 से नीचे टाइप 1 है, ये बिल्कुल अब ख़त्म हो गया। टाइप 2 टीनेजर्स में आ रहा है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, और मोटापा, बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और टाइप 1 किसी एज में भी आ सकता है, ठीक है ना। टाइप 1 आपको पता चल जाएगा उनकी जो फिज़ीक है उससे, उनमें कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन नहीं होंगे, कभी कभी हमें फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा उनके जो शुगर्स के नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका 400 500, यानी आपको उनको देख के लगेगा कि ये इंसुलिन डेफिशिएंट है, उनके अंदर मोटापा नहीं होगा। इसके अलावा अब लकीली अब हमारे पास एंटीबॉडीज़ लेवल भी आ गए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ बड़े रीज़नेबल प्राइस में, ऑल्दो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन कर रहे हैं, उससे हमें क्लियर आइडिया हो जाता है। अब जैसे अबाउट अ मंथ बैक मेरे पास एक लड़का आया, ही वॉज 32, और वो ज़िद पे था कि मुझे टाइप 2 है ना। तो हमने कहा कि हम फ़ैसला कर लेते हैं, और हमने उसका फास्टिंग इंसुलिन लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सी पेप्टाइड और साथ एंटीबॉडीज़ करा लिए। उसके एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा आए, उसके इंसुलिन लेवल्स बिल्कुल नेग्लिजिबल थे, सी पेप्टाइड था ही नहीं, मतलब बिल्कुल लो था। सो आपके पास डायग्नोसिस लैब के ज़रिए भी आ जाता है, लेकिन वो ऑब्वियस था, उसने कोई 10 kg वेट लूज़ किया था, उसके ऊपर कोई फ़ैट नहीं था, उसके नंबर्स वर इन 400। ऑल्दो उसने गोली अपने फैमिली में किसी से पूछ के उनकी पड़ी हुई थी तो वो खाई, और वो ज़िद पे था कि मेरी नीचे आई है। थोड़ा सा रिस्पांस आता है, जो कि बचे हुए अंदर बीटा सेल्स होते हैं, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स, थोड़ा सा रिस्पांस देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको लॉन्ग टर्म ले सकें, क्योंकि फिर रिस्क होता है आपका एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसको डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस कहते हैं, जिसमें आप कोमा में जा सकते हैं। तो वो इनमें रिस्क होता है। सो वो मेरा ख्याल है कि अगर कोई आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, प्लीज़ लैब से कंफर्म करें। अगर आपको लग रहा है कि लैब नहीं करवा सकते और पेशेंट का टाइप 1 टाइप 2 मिक्स पिक्चर बन रही है, सो थोड़ी सी इंसुलिन ज़रूर दे दें, ठीक है ना, ताकि, और साथ बेशक मेडिकेशन दे दें ताकि वो डीके में ना जाए। और जो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट हैं, जैसे एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ या एंटी गैड एंटीबॉडीज़, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये हमारे पास सारी अब अवेलेबल है। और एक जिंक के रेफरेंस से ZN8 एंटीबॉडीज़, वो मेरा ख्याल है नहीं है, बाकी सारी हैं।